नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपके माइक्रो लेसन प्लान बनाए जाते हैं, वो माइक्रो लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी स्किल होती है, उन स्किल को हम कैसे बना सकते हैं, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। उन स्किल के बारे में विद एग्जाम्पल्स हम जानेंगे और स्पेशली ये लाइव डिस्कशन होगा, तो बीच में कुछ मेम्बर्स भी होंगे जिनके पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ 1 घंटा और आपके लेसन प्लान की टेंशन और आपके सारी माइक्रो टीचिंग की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। और सिर्फ लेसन प्लान के लिए नहीं, ये आज की जो वीडियो है आपका लेसन प्लान, आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, वो भी कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कोई भी आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट्स हो, उन दोनों में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं और लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो ये 1 घंटे की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी का रिप्लाई करने की। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। है कि टीचिंग का एक छोटा रूप है, ठीक है। पूरे बड़े टीचिंग का, हम नॉर्मली टीचिंग किसको कहते हैं कि हम क्लास में गए और लगभग 30-35 मिनट का हमने पीरियड लिया, वो हमारा एक टीचिंग कहलाती है। उस टीचिंग का एक छोटा सा रूप ही हमारा माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, ठीक है। पहले शिक्षण क्या होता है, हमारी टीचिंग होती है एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसका अपना बिहेवियर है, हम अगर उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, हम उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो वो हम एजुकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं, उसको टीच करके ही कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को टीचिंग अगर हम करेंगे, टीच करेंगे, तो ही उसके बिहेवियर में जैसा चेंज हम लाना चाहते हैं वैसा चेंज ला पाएंगे। तो शिक्षण या टीचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। जैसी इच्छा हमारी है वैसा चेंज ला सकते हैं। अगर हम जिस डायरेक्शन में चाहे बच्चे को चेंज कर सकते हैं, जिससे वह एक व्यक्ति समाज के विकास में योगदान दे सके। ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जिससे वो आगे चलकर सोसाइटी को डेवलप कर सके या डेवलपमेंट की ओर लेकर जा सके। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, यह पूरे टीचिंग का एक छोटा सा रूप है, लघु रूप है, ठीक है, माइक्रो फॉर्म है ये। यहाँ पर जो छात्र अध्यापक होते हैं, छात्र अध्यापक मतलब कि आप और हम जो बीएड में पढ़ रहे हैं, जो बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको हम स्टूडेंट टीचर कहते हैं। क्योंकि बीएड में पढ़ रहे हैं वो, तो स्टूडेंट हुए। क्योंकि बीएड में ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो बीच में टीचिंग भी करते हैं, तो इसीलिए उनको टीचर भी कहा जाता है। तो बीएड में हर एक ट्रेनी को, हर एक बीएड स्टूडेंट्स को स्टूडेंट टीचर या छात्र अध्यापक कहा जाता है। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है, इसमें जो हमारे स्टूडेंट टीचर होते हैं, वो 5 से 10 मिनट पढ़ाते हैं, केवल पूरा 30 मिनट नहीं, केवल 5 से 10 मिनट पढ़ाते हैं। एवरेज 7 मिनट्स होती है, मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज्यादा हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे पैमाने पर शिक्षक का अनुभव है कि स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा जो है टीचिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, उसने आज तक नहीं पढ़ाया, शुरुआत में उसको सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है, ताकि उसमें एक कॉन्फिडेंस आ सके, धीरे धीरे वो पढ़ाना सीख सके। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, पूरी टीचिंग का एक छोटा सा रूप है जहां पर 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है। इसके क्या एजम्पशन है, कुछ एजम्पशंस होती है, कुछ मान्यताएं होती है। क्या मान्यताएं हैं कि इससे हम शिक्षण की जटिलताओं को कम करते हैं। जो टीचिंग में परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उसको कम कर दिया जाता है। क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग के अंदर हम छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं और छोटी से छोटी स्किल पर काम करते हैं। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। आपका 4th पेपर जो टेक्नोलॉजी का पेपर है उसमें भी आता है, और बाकी जो आपके दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये टॉपिक आता है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। तो इसका जो स्टार्टिंग है माइक्रो टीचिंग की, वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था 1961 में। हिस्ट्री आप इसका देख लीजिएगा। प्रयोगशाला यानी कि जहां पर बच्चे माइक्रो टीचिंग करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसकी लैब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक कौन कैमरा होता है, ताकि जब ट्रेनी माइक्रो टीचिंग कर रही हो तो उनको रिकॉर्ड किया जा सके और वो बाद में सेल्फ असेसमेंट कर सके, खुद की कमियों को देख सके और उनको इम्प्रूव कर सके।
वीडियो टेप रिकॉर्डर होता है, मॉनिटर होता है, एक रिकॉर्डिंग टेप होता है और अदर मटेरियल भी होता है जैसे कि घड़ी हो गई और एटसेट्रा। इस तरह का आप अगर बुक वगैरह में देखेंगे बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अब मेन कंसेप्ट यहाँ पर आता है आपका, मेन कंसेप्ट यहाँ पर आता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल होता है उसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप। और टोटल टाइमिंग होती है 36 मिनट की। माइक्रो टीचिंग की टोटल टाइमिंग अगर आपको कोई पूछे तो वो 36 मिनट की होती है। एक स्किल की टाइमिंग तो 5 से 10 मिनट होती है, लेकिन पूरे माइक्रो टीचिंग साइकिल की जो टाइमिंग होती है वो 36 मिनट होती है और उसमें टोटल 6 स्टेप माने जाते हैं, जो कि ये आपके सामने है। सबसे पहले आती है योजना, यानी कि प्लानिंग। ये आपके नंबर 1 है, प्लानिंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप जो भी आपको पढ़ाना है उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। टॉपिक को पढ़ाते टाइम पर आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको क्या टीचिंग एड इस्तेमाल करने हैं, एटसेट्रा। तो वो सारी चीजें आप लेसन प्लान बनाते हैं बाकायदा, वो सारी चीजें आपकी प्लानिंग में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे टीचिंग। आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहां पर माइक्रो टीचिंग आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है। एक टीचर आपके पीछे बैठे हुए होते हैं जो आपके पूरे के पूरे टीचिंग को देखते हैं। उसके बाद आपको फीडबैक देते हैं कि क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने गलत किया। जो आपको फीडबैक मिलता है उसके नेगेटिव्स को हटाने के लिए, जो गलती आपने की है उस गलती को खत्म करने के लिए आप दोबारा से रीप्लान करते हैं। ये आपको 4th नंबर पे आता है कि आप रीप्लान करते हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं। कमियों को दूर कर लिया, उसके बाद आप री टीच करते हैं, पुनः शिक्षण, दोबारा से टीचिंग करते हैं। और एंड में आपको 6 स्टेप में री फीडबैक मिलता है, पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है, दोबारा से फीडबैक मिलता है, जिसमें कोशिश ये रहती है कि आपकी कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो। एक दो हो हो जाए, लेकिन कोशिश ये रहती है, क्योंकि नेगेटिव जो थे यहाँ पर हमें पता चल गए थे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब तो उनको दूर, कमियों को दूर कर दिया है और दोबारा से टीचिंग करके हमने अपनी टीचिंग को या हमने अपनी स्किल को परफेक्ट बना लिया है। तो ये टोटल 6 स्टेप होते हैं। आपकी योजना आप क्योंकि घर पे बैठ के करते हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं, उस लेसन प्लान में आप कितना भी टाइम ले सकते हैं, वो टाइम आपका काउंट नहीं होता है, ठीक है। इसका टाइम आपका काउंट नहीं होता माइक्रो टीचिंग में। टीचिंग आप पता है 5 से 10 मिनट की आपकी होती है, एवरेज आपकी 6 मिनट मानी जाती है, ठीक है। पूरी 6 मिनट की आपकी टाइमिंग होती है टीचिंग करने की। उसके बाद फीडबैक मिलता है, इसके लिए भी आपको 6 मिनट दिए जाते हैं। 6 मिनट में आपको पूरा फीडबैक वगैरह आपको दे दिया जाता है। उसके बाद रीप्लान करते हैं। रीप्लान में आप 12 मिनट्स लेते हैं, क्योंकि ये जो रीप्लानिंग होती है आप हैंड टू हैंड तभी उसी वक्त करते हैं, आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाता। उसी टाइम पर ही आपने टीचिंग की है, आपको फीडबैक मिल गया, तभी तुरंत की तुरंत वहां पर ही बैठकर आप जो आपकी कमी रह गई थी उसको सुधार करते हैं। फिर दोबारा से टीचिंग करते हैं, दोबारा से टीचिंग का फिर 6 मिनट आपको मिलेगा और फिर री फीडबैक का फिर 6 मिनट मिलेगा। तो टोटल कितना टाइम हो गया आपका? 36 मिनट। योजना हम टाइम नहीं लेंगे तो टोटल आपका 36 मिनट हो गया। तो ये आपका मेन साइकिल होता है। आप प्लानिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, फिर उस फीडबैक के अकॉर्डिंग रीप्लान करते हैं, री टीच करते हैं और री फीडबैक मिलता है। तो ये आपकी पूरी माइक्रो टीचिंग का साइकिल होता है। इसमें जो नीचे हमने डिटेल में अलग अलग स्टेप को लिखा हुआ है वही सब कुछ है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के? क्यों हम माइक्रो टीचिंग करते हैं? क्या जरूरत है कि हम 5 से 10 मिनट पढ़ा रहे हैं सिर्फ, हम पूरा डायरेक्ट 30 मिनट का भी पढ़ा हैं। तो यह शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित होता है। इसमें मेन फोकस किया जाता है कि आपकी छोटी से छोटी स्किल भी जो है इम्प्रूव ला सके। अगर डायरेक्ट 30 मिनट्स की क्लास आपको दे दी गई, आपकी जो छोटी छोटी स्किल्स है वो इग्नोर कर दी जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, 5 मिनट आपकी सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस हो रहा है। अगले जब आप क्वेश्चनिंग स्किल करते हैं उस टाइम पर 5 से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए एक टीचर को, किस तरीके से क्वेश्चन बनाने चाहिए, ठीक है। तो आपकी छोटी छोटी स्किल पर पूरी डिटेल में काम किया जाता है।
आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्टार्टिंग में जब आपने कहीं बोला ना हो तो शुरू में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बोलते हुए बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है। तो उस समय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है और आपके सामने बच्चे भी 5 से 10 ही बैठे होते हैं, तब आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर डायरेक्ट आपको आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए किसी क्लास में छोड़ दिया जाए जहाँ पर 30-40 बच्चे हों, तब आपका क्या होगा, बिल्कुल बेकार, आप कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे फर्स्ट टाइम में। तो ये तो सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे बोलना आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का पूर्णतः अभ्यास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी लगभग 6 स्किल्स होती हैं टोटल। अलग अलग स्किल तो बहुत सारी होती है, लेकिन जिन स्किल पर हम यहाँ पर काम करते हैं वो सिर्फ 6 होती है लगभग। ठीक है, तो हम हर एक स्किल पर पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जब तक स्किल पूरी नहीं होती हम उस पर बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम इसमें आत्म परीक्षण कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर लैब का बताया आपको कि इसमें वीडियो कॉन कैमरा होता है, टेप रिकॉर्डर होती है, आपकी पूरी टीचिंग जो होती है रिकॉर्ड होती है। तब आप खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। सूक्ष्म शिक्षण में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। इसमें आपको फीडबैक हैंड टू हैंड मिल गया उसी समय पे। आपने टीचिंग की, हैंड टू हैंड आपको फीडबैक मिल गया कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो ये बेनिफिट है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। जैसे आपने अभी लैब में देखा कि टेप रिकॉर्डर भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, ये भी चीज चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये सारी चीजें एक साथ अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप देखेंगे तो किसी भी कॉलेज में प्रॉपर में माइक्रो टीचिंग रूम नहीं बना, नॉर्मली किसी भी क्लास में माइक्रो टीचिंग ले ली जाती है। कोई भी इक्विपमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, ना ही किसी टीचिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है या कहें तो लिमिटेशंस है। इसमें प्रत्येक छात्र अध्यापक को व्यक्तिगत सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है। देखिए, शिक्षक के अभाव में सूक्ष्म शिक्षण में बाधा आ जाती है। आपने देखा होगा जब आपके कॉलेज में माइक्रो टीचिंग हुई होगी, तो आपकी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे को 10-10 बच्चे के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। 10-10 बच्चे को डिवाइड कर दिया तो आपकी 5 क्लास हो गई, तो 5 टीचर एक वक्त पे चाहिए होंगे। एक टाइम पर 5 टीचर चाहिए होंगे जो 5 क्लास में चले जाए। तो अगर टीचर नहीं होंगे तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि एक साथ सभी बच्चों को नहीं बिठा सकते। माइक्रो टीचिंग है तो एक क्लास में केवल 5 से 7 बच्चे या 10 बच्चे ही मैक्सिमम बैठ सकते हैं। तो जितने आप सेक्शन बनाएंगे उसमें टीचर्स चाहिए और टीचर नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होगी। विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण कहीं ना कहीं अध्यापक के रुचि में भी कमी आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो नंबर्स है वो बहुत कम है, 8 से 10 नंबर है, या 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट कम हो जाता है कि भाई 5 से 7 बच्चे तो इनको क्या टीचिंग करनी। इसमें हमें वास्तविक शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान देने में असफल रहता है। देखिए, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, कुल 5 से 10 बच्चे बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल ज्यादा फील करते हैं। ठीक है, तो जो रियल प्रॉब्लम फेस होती है वो हमें नॉलेज नहीं हो पाती रियल में। ठीक है, रियली क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं वो हमें नहीं पता चल पाता। दूसरी चीज, माइक्रो टीचिंग को अधिकतर सिमुलेटेड टीचिंग के जरिए करते हैं, मतलब हमारे ही क्लासमेट हमारे सामने बैठे हुए होते हैं, तो वहां पर हम अपने क्लासमेट के सामने तो कंफर्टेबल हैं। अक्सर ऐसा भी होता है माइक्रो टीचिंग में कि हम पहले ही अपने फ्रेंड को बता आते हैं कि हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इन क्वेश्चन का ये आंसर बता देना। तो जो आपकी माइक्रो टीचिंग है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो तो आपको पता ही नहीं चला कि रियल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जैसे प्लानिंग की थी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेगा और रियली में प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता कुछ भी। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गई। अब है प्रिकॉशंस। जब आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। एक ही प्रिकॉशन है, दो प्रिकॉशन एक्चुअली में। एक तो ये, हर एक स्किल के अपने कंपोनेंट होते हैं, अपने घटक होते हैं हर एक स्किल के। तो जब भी हम जो स्किल कर रहे हैं उस स्किल के कंपोनेंट हमारे माइंड में होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए, ताकि हम उनके अकॉर्डिंग अपनी स्किल को कर सकें। दूसरी चीज, हमें एक टाइम पर केवल एक स्किल पर ही फोकस करना चाहिए। अगर हम इंट्रोडक्शन स्किल पर काम करें तो सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करें चैप्टर को, ऐसा ना करें कि एक साथ ही 2-3 स्किल को कर दे, तो उसका फिर माइक्रो टीचिंग नहीं बचेगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं बचेगा। माइक्रो टीचिंग है ही इसीलिए कि आपकी छोटी से छोटी स्किल को भी स्पेशली अलग से टाइम दिया जाए। अब आपके सामने यहाँ पर 6 स्किल है, बुक में आप देखेंगे बहुत सारी स्किल्स होती हैं। हाँ जी,
अभी यहाँ पर ये स्किल 6 है, केवल 6 ही स्किल हम करेंगे, यही मेन स्किल होती है। बाकी अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारी स्किल आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन करनी यही है। एग्जाम में भी इन्हीं में से पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन स्किल होती क्या है, मतलब अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना। जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बच्चों को बताएंगे ना कि आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अपने टॉपिक को या अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप जब क्लास में एंटर करते हैं हर बच्चा अपने अपने काम में बिजी रहता है। कोई आपस में खेल रहे होते हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट में बिजी रहते हैं, कोई नेक्स्ट किसी क्लास में टेस्ट होना होगा तो उसका याद कर रहे होते हैं, तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होता है टीचर का कि उन सभी का ध्यान अपनी ओर लाना और अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। यही स्किल होती है टीचर की, इंट्रोडक्शन स्किल। अब इंट्रोडक्शन स्किल का काम यही होता है कि आप किस तरीके से अपने चैप्टर को ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि जो स्टूडेंट्स है सभी का माइंड आपकी ओर आ सके, सभी स्टूडेंट्स जो हैं आपकी तरफ फोकस हो सके, अपने टॉपिक की तरफ फोकस हो सके और आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो सके। जनरली तौर पर ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि टीचर आए, उन्होंने बताया, बोर्ड पर लिख दिया कि आज हम गति के प्रकार पढ़ेंगे, स्टार्ट हो गया बस। तो ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है। लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हर एक बच्चे को समझ में आए, तब हमें प्रॉपर वे में जो है चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का ध्यान जो है आपकी तरफ एकदम इंटरेस्ट ले बच्चे की क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और बच्चे जो है अपना बाकी सब काम बंद करके आपकी तरफ फोकस रखें। आप क्वेश्चन आंसर पुट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पुट अप करने से क्या होता है, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने रखा तो बाकी सारे स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाते हैं कि अब उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वो भी आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पुट अप कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कैसे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंट्रोडक्शन स्किल क्या हुई कि आप अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टूडेंट्स को अपने चैप्टर के बारे में बताते हैं। ठीक है, ताकि उन सभी का जो अटेंशन है वो आपकी तरफ आ सके, आपके टॉपिक की ओर आ सके। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंट्रोडक्शन स्किल के। पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि जागृत करना। आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसके तरफ बच्चे इंटरेस्ट ले सके, ये हमारा उद्देश्य इंट्रोडक्शन स्किल में होगा। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप चैप्टर को जितना बेहतर वे में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, पूरी क्लास आपकी उतनी ही बेहतर वे में हो जाएगी। अगर इंट्रोडक्शन स्किल बेकार हो गई तो आगे की बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि बच्चे जो है आपकी बातों में इंटरेस्ट ले सके, आपके चैप्टर में इंटरेस्ट ले सके। तो बच्चों की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही हमारी इंट्रोडक्शन स्किल की जरूरत होती है। उनमें क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने के लिए आप कुछ एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी हो जाए, वो उसका आंसर जानने के लिए। और जब उनका आंसर जानने की क्यूरियोसिटी होगा तो वो आपकी पूरी की पूरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे। चिंतन शक्ति पैदा करने के लिए बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, बच्चे सोचे चीजों के बारे में। जो क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे तो बच्चे उनके बारे में सोचेंगे, तो बच्चे की जो सोचने की शक्ति है वो डेवलप होगी, बच्चों का जो ध्यान है वो केंद्रित होगा, फोकस होगा आपकी तरफ। और सबसे मेन, छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके उसे नवीन ज्ञान से जोड़ना। जब आप कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास में एंटर किया है, ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक को पढ़ाने से सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होता है एज अ टीचर कि बच्चे अभी तक कितना जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर आप कोणों के प्रकार पढ़ाना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चों को एंगल्स के बारे में पता होगा। आप उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। क्वेश्चन अगर आपको लगता है हाँ बच्चों को एंगल के बारे में पता है, तब आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर 1% ऐसा हो जाए कि आप टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाने जा रहे हैं और बच्चों को एंगल के बारे में ही नहीं पता, तब आपके पढ़ाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जान लेना जरूरी है कि बच्चे ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, ताकि हम उन्हीं के लेवल से जाकर उनको पढ़ा सकें। तो इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम टेस्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, और क्वेश्चन के थ्रू ही प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हुए आपको? यस मैम। चलिए अब कंपोनेंट देखते हैं। जो बात हो रही थी कंपोनेंट की, ये रही आपके सामने।
क्वेश्चन को प्रस्तुत करते समय इनकी स्किल को जब प्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं। सबसे पहला, प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप पूछे वो प्रीवियस नॉलेज से रिलेट हो, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी नया क्वेश्चन या कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बच्चे ऑलरेडी कितना जानते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को पहले से पता होगा जिसके आंसर, तो बच्चों को क्या है, वो एकदम हाथ उठाएंगे कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, सबका इंटरेस्ट आपकी ओर आ जाएगा। अगर पहले ही आप कोई हार्ड क्वेश्चन पूछ देंगे और बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होगा तो बच्चे पहले से ही आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, वो सीट के नीचे दुबकना करना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा होता है ना, जब कोई क्वेश्चन करते हैं और हमें उसका आंसर नहीं पता होता, हम क्या करते हैं, आगे नीचे करके बिल्कुल अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे हम क्लास में है ही नहीं। ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली। तो उसमें क्या है, बच्चों का ध्यान शुरू से ही एकदम इग्नोर हो जाएगा, वो आगे चैप्टर पर भी ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए शुरू में क्वेश्चन जो होने चाहिए वो इजी होने चाहिए और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि सभी बच्चे इंटरेस्ट के साथ उसका आंसर दें और उनका इंटरेस्ट बढ़ सके। अभी हमें बच्चों को कुछ डांटना करना नहीं, हमें तो सिर्फ इतना है ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है, प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप पूछे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछ ले, प्रीवियस नॉलेज से पूछना तो आप कुछ भी पूछ ले, ऐसे कुछ पूछो जो प्रीवियस नॉलेज से भी और आपके कंटेंट से भी जुड़े हुए हैं। प्रश्न श्रृंखला में होने चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए आपने लाइन से 3 क्वेश्चन पूछे या 4 क्वेश्चन पूछे, तो ये 4 क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। सीक्वेंस का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन किया, बच्चे ने उसका आंसर दिया, जो आंसर किया उसी से ही जोड़कर आप जो है दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, और जो आंसर आया उससे थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। तो जिगजैग फॉर्म में सीक्वेंस में जो है आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? टीचिंग एड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि बच्चे को समझ आ सके कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को उपयुक्त समय में समाप्त करें। कोई भी स्किल हो आपकी, उसका जो टाइमिंग है 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का, उसमें आपकी स्किल कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने में ही 15-20 मिनट ले ली और आपका आधा टाइम चला गया, तो वो स्किल ही आपकी वेस्ट है। जब तक आप उसे लिमिटेड टाइम में नहीं कर लेते, तो आपकी हर एक स्किल 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर सभी को? अब आपके सामने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स साइंस का एक इंट्रोडक्शन स्किल का प्लान है। ठीक है, इसमें एक तरफ प्रश्न है, क्वेश्चन है, एक तरफ आंसर है। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पढ़ाना है बच्चों को, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक टीचर गए, उन्होंने सबसे पहले अपने पेन को पकड़ा हाथ में और स्टूडेंट्स से पूछा कि आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम पेन देख रहे हैं। ठीक है, आपने पेन को नीचे गिरा दिया, छोड़ दिया। तो आप पूछते हैं कि आप पेन कहाँ गिरा, तो बच्चे बताएंगे धरती पर, ये जमीन पर गिर गया। फिर आप दोबारा से पेन को उठाएंगे और आपकी बार क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उछालेंगे और पूछेंगे कि आप कहाँ गया पेन, तब स्टूडेंट्स बताएंगे दोबारा जमीन पर गया। ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि पेन हमेशा जमीन पर ही क्यों आ रहा है। अब बच्चे शांत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पेन बार बार नीचे ही क्यों आ रहा है। अगर हम पेन को किसी भी डायरेक्शन में उछालें, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे दाएं, चाहे बाएं, पेन लास्ट में आता नीचे ही है। इसका क्या रीजन है? अब क्योंकि उनको नहीं पता अभी तक, तो बच्चे यहाँ पर शांत ही रहेंगे। अगर बाई चांस कोई आंसर बता भी दे तो उसको शाबाशी देकर और अपने टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन जो आपने पूछे, बच्चे पहले से आराम से उसका इजी क्वेश्चन पूछे, आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में है। आपने दिखाया पेन, पेन से रिलेटेड आपने नीचे गिराकर दिखा दिया धरती पर, फिर ऊपर गिराकर दिखा दिया, दोबारा जमीन पर आया, फिर पूछ लिया जमीन पर ही क्यों आ रहा है। तो क्वेश्चंस क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सीक्वेंस में। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम, मतलब इंटर हाँ, क्या पूछा फ्रेंड जी? मैं कह क्वेश्चन सारे इंटर रिलेटेड हो रहे हैं। हाँ, एक दूसरे से रिलेट करते हैं,
पहले का आंसर जो आएगा उसी से ही हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ओके मैम। हाँ, अब कोई और मेंबर है जो इंट्रोडक्शन कुछ और तरीके से दे सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का? मैम आपके वाला महात्मा गांधी वाला। हाँ बताइए। महात्मा गांधी टॉपिक, मान लीजिए आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाना है, हिंदी का टॉपिक है, तब आप कैसे पढ़ाएंगे? मैम पहले तो उनका फादर ऑफ नेशन वही पूछेंगे, आपने उसमें नोट्स में दे रखा है। हाँ मतलब बताइए आप थोड़ा सा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले। अच्छा मैम, पहले हम लोग पूछेंगे कि फादर ऑफ नेशन कौन है, तो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया महात्मा गांधी। उसके बाद हम लोग पूछेंगे उनका फुल नेम क्या है, तो बच्चों ने बताया मोहनदास करमचंद गांधी जी। फिर हम पूछेंगे महात्मा गांधी जी कहाँ बॉर्न हुए थे, बच्चों ने आंसर दे दिया 2 अक्टूबर। फिर हम पूछेंगे ये कहाँ पे, मतलब उनका प्लेस क्या है, कहाँ पे उनको, उन्होंने बच्चों ने बता दिया गुजरात में। फिर बाद में पूछेंगे कि उन्होंने कंट्री के लिए क्या किया, तो फिर बच्चे जाके अटक जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें भी आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। आपने नाम पूछा, उन्होंने नाम बता दिया, फिर आपने पूरा नाम पूछा, उन्होंने पूरा नाम बता दिया, आपने कहा कहाँ बोर्न हुई, उन्होंने जगह बता दी, आपने और डिटेल पूछी। तो मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं क्वेश्चन, और वो ऑलरेडी जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने पूछे, आपकी कंटेंट से रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एक्टिविटी भी करके दिखा सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने एक्टिविटी की थी पेन को उछाल कर, ठीक है, आप कोई चार्ट भी शो कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव वे में या कितने इफेक्टिव वे में अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं विद इन 5 to 7 मिनट्स। क्लियर सभी को? यस मैम। कोई और एग्जांपल बताइए किसी और सब्जेक्ट का, मान लीजिए हिंदी का हो गया, मैथ्स का, साइंस का भी हो गया। मैम जैसे हम ये पूछ सकते हैं, अब जैसे हम ज्योमेट्री करवा रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो ज्योमेट्री करवा रहे हैं तो हमें शेप्स करवाना है, उसी से टॉपिक रिलेटेड कि जैसे गाड़ी में कितने पहिए होते हैं, तो बच्चों के आएंगे 4 पहिए होते हैं, और जो गाड़ी के जो पहिए होते हैं उसका आकार, उसकी आकार क्या होता है, तो उन्होंने बताया गोल होता है, ठीक है, तो ये गोल एक आकार हो गया। फिर उसके बाद सेकंड प्रश्न हम पूछेंगे कि और सूरज का आकार गोल होता है, ठीक है। फिर हम पूछेंगे उसका जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसकी जो कोन होती है उसका आकार क्या होता है, तो उन्होंने बताया ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। तो और फिर उसका चौथा प्रश्न हम ये पूछ सकते हैं कि जो माचिस की डिब्बी होती है अब उसका आकार क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो हम 2D शेप्स पे थे, अब हम उसको 3D शेप्स पे ले आए। तो एक जो माचिस की डिब्बी है उसकी जो शेप है उसमें जो आकार है वो कि माचिस का आकार एक तरफ तो उनका वो है चतुर्भुज है, लेकिन उसमें साइड्स तो कितनी है, उसमें चतुर्भुज तो है, लेकिन उसमें वो वर्ड हो गया, 3D में आ गया। हाँ 3D में आ गया। तो ये जो चीज थी वो 2D से हम 3D पे लिया है एक शेप को। हाँ बिल्कुल, है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं मैम। बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट का एग्जांपल बताइए, कोई और। जैसे मैम एसएसटी में हम पढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी के स्थल रूप चैप्टर, तो उसमें इंट्रोडक्शन स्किल में मैम हम चार्ट दिखा सकते हैं साइड में, मतलब कोई नेचुरल सीन, कोई प्राकृतिक दृश्य, और हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि बच्चों बताइए आपको इसमें पृथ्वी का जो धरातल है वो एक समान दिखाई दे रहा है या कैसा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का धरातल कैसा दिखाई दे रहा है, तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं वो तो एक समान नहीं है, कि कैसा दिखाई दे रहा है, तो कि धरातल कहीं से ऊंचा दिखाई दे रहा है, कहीं से नीचा दिखाई दे रहा है। तो फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं मैम कि क्या आप पृथ्वी के धरातल को उनकी ऊंचाई और ढाल के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, तो बच्चे मतलब हमें टाइप्स वही पढ़ाने हैं कि स्थल रूप, तो मैम वो बच्चे या तो बताएंगे या फिर वो शांत हो जाएंगे कि आज हम इसी चीज का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे, या लास्ट में उद्देश्य कथन जो लिखते हैं मैम इसी टाइप से लिखेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन लगभग 3-4 तो होने चाहिए मिनिमम, ऐसा भी ना हो कि दूसरे क्वेश्चन पर आप जो है अपने टॉपिक पर आ जाए।
लगभग 3-4 तो होनी चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बन जाए 3-4 क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन पूछेंगे दूसरे में आप अटका देंगे तो वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा तब तक नहीं बन पाएगा। ओके मैम। चलिए, तो इस तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन स्किल हो जाती है। तब अब आपको अगर माइक्रो प्लान बनाने होंगे इंट्रोडक्शन स्किल में, आप आराम से किसी भी टॉपिक पर इस तरीके से क्वेश्चन बना के इंट्रोडक्शन स्किल बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल के बाद होता है एक आपको जो होता है व्याख्यान कथन देते हैं, ठीक है, उद्देश्य कथन भी इसको कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसमें हम बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। हम इसमें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए लास्ट में हमने क्वेश्चन पूछा कि बार बार जमीन पर क्यों आ रहा है, स्टूडेंट्स शांत रहे, तब हम इसका रीजन बता देंगे कि पेन का बार बार नीचे आने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, और आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गया या उद्देश्य कथन हो गया। क्लियर सभी को? यस मैम। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है व्याख्यान कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल। मतलब जो आपने कहा कि अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, अब आप उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने में आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करिए, चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी भी तरह के टीचिंग एड्स कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने चैप्टर को कितने इफेक्टिव वे में, कितने क्रिएटिव तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब छात्रों के सामने अपनी पाठ्य वस्तु को, यानी कि आपके कंटेंट जो टॉपिक है आपका, उसको सबसे सरल रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि बिल्कुल इजी से इजी वे में, इफेक्टिव वे में, इंटरेस्टेड वे में प्रेजेंट करना ही आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल होती है। इसमें क्या होता है, अक्सर टीचर्स होते हैं क्यों, कैसे आदि का आंसर देते हैं लॉजिकली, तार्किक रूप से। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, आपने बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अब आप इसको डिटेल में बताएंगे ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों अपनी ओर आकर्षित करता है, कैसे आकर्षित करता है, तो वो आंसर देते देते ही आप इसको पूरी का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, व्याख्या की 3 भाषा हो सकती है। आप जो एक्सप्लेन करते हैं तो 3 लैंग्वेज में कर सकते हो। एक तो आपका जो बुक है, बुक की लैंग्वेज, यानी कि जो आपके कंटेंट है, कंटेंट की लैंग्वेज। अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स की अपनी एक डेफिनेशन होती है, अपनी एक परिभाषा होती है प्रॉपर वे में, आप उस परिभाषा के थ्रू कर सकते हैं। किसी राइटर की अगर कोई लैंग्वेज हो वो कर सकते हैं, और आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लैंग्वेज सबसे बेस्ट होती है जब आप खुद की लैंग्वेज में उसको इजी से इजी बनाकर एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप एक्सप्लेन करें तो आवश्यकता के अनुसार टीचिंग एड्स जरूर इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्टिव क्या है, छात्रों में, स्टूडेंट्स में तार्किक क्षमता का विकास करना, लॉजिक थिंकिंग का डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बता दिया कि हाँ पृथ्वी जो है सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, और इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बच्चों ने मान लिया। नहीं, वो बच्चे पूछेंगे भाई क्यों करती है, कैसे करती है, क्या प्रोसेस है, तो बच्चों में लॉजिकली रीजनिंग डेवलप हो सके उसके लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो बच्चों की जो लॉजिक थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाएगी और समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। आपने चैप्टर पढ़ा दिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बच्चों को समझ आएगी, जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। अब कंपोनेंट पर आ जाते हैं। कंपोनेंट में 2 तरह की चीज है, एक तो वो जो आपको करनी चाहिए एक्सप्लेनेशन के टाइम पर, एक वो जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट देते हैं, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है वही आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, हम एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ आज हम जो है इसी तरीके से पृथ्वी जो है धरती को सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसका रीजन ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो इस तरीके से करके आप अपना एक स्टेटमेंट दे देंगे इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद व्याकरण संधियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। आपकी ग्रामेटिकल में कुछ संधियां होती हैं, ठीक है, जो शब्दों को, वाक्यों को आपस में जोड़ती है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कुछ शब्द या कहावत जो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ती है, क्योंकि, इसलिए, जबकि, इस तरह के जो शब्द हैं इनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हैं वो इजी से इजी लैंग्वेज में करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, हार्ड शब्दों को एक्सप्लेन करें। मतलब अगर मान लीजिए आपको पढ़ाने के टाइम पर, एक्सप्लेन करने के टाइम पर कोई हार्ड वर्ड आ जाता है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, वही की वही डिफाइन कर दे।
आप समापन कथन जरूर दीजिए। जब आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाए एंड में कंक्लूड स्टेटमेंट आप अवश्य दीजिएगा। व्याख्या के अंत में मैम एक बात पूछनी थी हाँ बताइए। कि जब हम कॉपी में मैम एक्सप्लेनेशन स्किल के बारे में लिखते हैं मैक्रो प्लान में, तो वो सब कुछ लिखना होता है जो हम क्लास में बच्चों को छोटी से छोटी चीजें बताते हैं, वो पूरा डिटेल लिखना होता है मैम, या शॉर्टकट हम लिख सकते हैं? शॉर्टकट उसमें सिर्फ मेन जो डेफिनेशंस होती है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है उसकी मेन डेफिनेशंस वगैरह ही लिख देते हैं, और एक्टिविटी अगर कोई आप दिखा रहे हैं तो एक्टिविटी शो कर देते हैं। ज्यादा Okay, ऐसा मैम। जरूरी नहीं है कि एक एक चीजें आप लिखेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन वहां पे तो आपको 8 से 10 लाइन में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिख देनी होती है। यस मैम, ठीक है मैम। व्याख्या के अंत में संपूर्ण व्याख्या का सारांश देना चाहिए। ये आपका समापन कथन के अंदर ही है, ये अलग से पॉइंट नहीं है, कंक्लूड स्टेटमेंट में ही है। जैसे आपकी एक्सप्लेनेशन हुई, लास्ट में आप एक सारांश कंक्लूजन पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन का दे देंगे, ताकि बच्चों ने जो पूरी उसमें पढ़ा है क्लास में, उसका लास्ट में एक रिवाइज हो जाए, एक तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, और लास्ट में आप क्या करेंगे, बच्चों ने कितना जाना कितना समझा, उसके लिए उसको चेक करने के लिए एक दो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ बच्चों जो आपने जो पढ़ाया वो बच्चों ने पढ़ लिया। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, असंगत कथन, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो कि आपके कंटेंट से रिलेटेड ना हो। अवांछितता का अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भाव ना हो कि भाई आपको कुछ पता नहीं है या आपको यहाँ पर गलत है, कुछ इस तरीके का गलत एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। अवरोध रहित भाषण में कमी, ठीक है, ऐसा भाषण नहीं होना चाहिए जो बीच बीच में अटक रही हो, बीच बीच में ब्रेक नहीं लेना चाहिए। अटकने वाला या हकलाने वाली जो चीजें होती है उनको कम से कम करनी चाहिए। अस्पष्ट शब्द या कहावत नहीं कहनी चाहिए। अगर आपको कोई कहावत नहीं पता उसको मत कहिए जब तक कि आपको वो कहावत पूरी तरीके से ना पता हो। ठीक है, कोई भी वर्ड कोई भी कहावत तभी यूज करें जब आपको पूरी तरीके से पता हो। अब जैसे उदाहरण है, ये संगुणन का एक टॉपिक आता है साइंस में। अगर आपको ये करना है तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन स्किल यहाँ पर हमें करनी नहीं, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं चैप्टर को। जब हम एक्सप्लेनेशन स्किल को प्रेजेंट करते हैं अपने कॉलेज में जाकर क्लास में, तो हम ये मान कर चलते हैं कि इंट्रोडक्शन स्किल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो हमें अब हमें चैप्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करना। अब तो सिर्फ हमें जाकर अपने चैप्टर जो भी हमारा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो आप पहले एक जो है इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट देंगे कि ग्लास में बर्फ का पानी डालकर आप ग्लास में पानी डाल के बर्फ का, छात्रों ग्लास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों आती है, और बच्चे शांत रह जाएंगे। ठीक है, तब आप बता देंगे कि कैसा होता है, इसके एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा संघनन के कारण होता है। गिलास में रखे पानी का तापमान कमरे के तापमान से काफी कम होता है, जिससे बर्फ का पानी भाप बनकर आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपने जो है एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में आपने कंक्लूजन स्टेटमेंट दे दी कि गैस से द्रव बनने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आपने जो पढ़ाया वो बच्चों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो ये आपकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्किल हो जाती है। क्लियर सभी को, कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट आती है पुनर्बलन कौशल, री इन्फोर्समेंट स्किल आप कह सकते हैं, या फीडबैक स्किल भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे जब आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं या क्लास में जब भी कुछ बिहेवियर कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो उनको मोटिवेट जरूर करना चाहिए, मोटिवेट या डिमोटिवेट या कहें तो फीडबैक देना चाहिए। अगर बच्चे अच्छा काम करते हैं, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने सही आंसर दिया, या नॉर्मली भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको शाबाशी दें, उनको कहें बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, इस तरीके से शाबाशी दें उनको। तो ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे, उनको बताए कि तुमने ये काम गलत किया है, उनको रोके, उनको टोके। तो मतलब जिस तरीके का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उनको रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। तो इसी को ही पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन या डिमोटिवेशन। ठीक है, हाँ इसको आप डेफिनेशन को पढ़ लेंगे।
ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अपेक्षित व्यवहार को दृढ़ करना, मतलब अगर कोई अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो उनको तो और मजबूत बनाना, और जो गलत बिहेव कर रहे हैं उसको कम करना। जो पुनर्बलन होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, और गलत काम करते हैं उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब ये जो है ये भी दो दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में भी दो तरह के होते हैं। एक तो आप बच्चों को बोलकर कहें शाबाश, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा ये कि आप बिना बोले सिर्फ और सिर्फ जेस्चर्स की मदद से उनको शाबाशी दे दें। जैसे आपने मान लीजिए क्वेश्चन बच्चे, हाँ आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर सही दे दिया, आप गर्दन हिलाकर जो है बच्चों को बता देते हैं कि हाँ उन्होंने सही आंसर किया है। आपने मुंह से कुछ नहीं बोला, कोई शब्द नहीं निकाला, लेकिन गर्दन हिलाकर हल्की सी स्माइल के साथ आपने उनको बता दिया कि हाँ आपने सही आंसर दिया है, तो वो भी हो जाता है। तो पुनर्मिलन में रीइंफोर्समेंट में भी दो तरह के हो जाते हैं कि एक तो जब आप बोलकर दे रहे हो और जब आप बिना बोले दे रहे हो। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के में भी जब आप बोलकर दे रहे हैं तो क्या हो गया, पॉजिटिव और शाब्दिक यानी कि वर्बल रीइंफोर्समेंट, धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, मतलब कि पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। और जब आप पॉजिटिव दे रहे हैं लेकिन बिना बोले दे रहे हैं तो पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। सेम चीज नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। जब आप बच्चों को थोड़ा सा मतलब घूर के देखे या फिर एक गुस्से वाली नजर में देखे तो बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। या जब क्वेश्चन का आंसर दे वो तो आप गर्दन हिला दे कि नहीं तुम्हारा गलत है, तो मतलब बिना बोले आप गर्दन हिला दे और किसी दूसरे की तरफ इशारा करें बच्चे की तरफ कि तुम बताओ, तो वो भी एक तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो ये आपको टाइप्स क्लियर हुए? यस मैम। घटक कंपोनेंट्स इसमें यही चार होते हैं। हाँ जी बताइए। नहीं मैम क्लियर हो गया, ये बोल रही थी। ओके, कंपोनेंट इसमें चार ही होते हैं कि आप चारों रीइंफोर्समेंट का यूज करें, यही बात ध्यान रखें बस रीइंफोर्समेंट में, तो कि जब पूरी क्लास के टाइम पर आप चारों रीइंफोर्समेंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, यही इसके कंपोनेंट माने जाते हैं। जैसे एक्टिविटी ये रही आपके सामने, एक्टिविटी के तौर पर हम इसमें क्वेश्चन आंसर ही शो कर देते हैं। जब स्किल की बात आती है तब हम क्वेश्चन आंसर ही शो कर देते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर दिया, आपने रीइंफोर्समेंट दे दिया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर देख सकते हैं गर्दन हिलाते हुए, हिलाते नहीं हिलाते हुए लिखेंगे यहाँ पर आप, गर्दन हिलाते हुए आप कह दें सही है, मतलब बोला नहीं आपने सही है, सिर्फ गर्दन हिला दी हमने, तो ये क्या हुआ, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दिया आपने नहीं गलत है, नकारात्मक शाब्दिक यानी कि आपने वर्बली दिया है। बच्चे को बोला गुड, तो ये पॉजिटिव हो गया और वर्बल हो गया। कहा नो तो नेगेटिव हो गया और वर्बल हो गया। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका आप साथ में कंपोनेंट लिख देते हैं कि आपको यहाँ पर पुनर्बलन की बजाय कंपोनेंट आ जाएगा घटक, ठीक है, या पुनर्बलन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुनर्बलन घटक करके लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट स्किल को शो कर देते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस चलिए लास्ट में आपका आता है प्रश्न कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है, पूरी क्लास के टाइमिंग पर, पूरी टीचिंग के टाइमिंग में आप क्वेश्चन आंसर पुट अप करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाने चाहिए, किस तरीके के नहीं पूछे जाने चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन पूछे कि आपके क्वेश्चन इफेक्टिव वे में हो, क्वेश्चनिंग स्किल अच्छी हो, तो वो जो स्किल होती है वो आपकी क्वेश्चनिंग स्किल या प्रश्न कौशल कहलाती है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना, अर्जित ज्ञान के परीक्षण के लिए, अर्जित ज्ञान मतलब जो बच्चों ने अर्जन कर लिया है, जो बच्चों ने गेन कर ली है नॉलेज, उस गेन नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बच्चों ने कितनी नॉलेज गेन कर ली है, किसी बिंदु को स्पष्टता से समझाने के लिए, कोई पॉइंट है बच्चों को समझ नहीं आ रहा उसको समझाने के लिए भी हम अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि हम उसके आंसर के साथ ही अपनी बात को कनेक्ट कर सकें। ये रहे आपके कंपोनेंट, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों की रचना ठीक होनी चाहिए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्रामेटिकली कोई एरर उसमें ना हो, ये ध्यान रखें कि ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होने चाहिए। संक्षिप्त प्रश्न होने चाहिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछे वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 2-3 लाइन के तो आपके क्वेश्चन ही होंगे, क्वेश्चन समझने में ही बच्चों को बहुत टाइम लग गया। उपयुक्त तो होने चाहिए, आपके टॉपिक से आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कंटेंट तो आप पढ़ा रहे हैं मैथ्स का, ज्योमेट्री का, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदी का, या पढ़ा तो आप एंगल्स रहे हैं और क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं किसी और सब्जेक्ट का, ट्रिग्नोमेट्री का पूछ रहे हैं, या कोई मतलब जो आपके टॉपिक से रिलेटेड उस समय पे नहीं है। विशिष्टता होनी चाहिए, हर बच्चे से क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, ऐसे कि एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं और उसी को ही बार बार पूछ रहे हैं। प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न ना हो, इको थ्योरेटिकल क्वेश्चन शायद हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए इको का जैसा आप जानते हैं, इको क्या होती है? प्रतिध्वनि। क्या आप कुछ बोले वही चीज रिपीट होकर आपके सामने आ जाए, वो होता है इको। तो क्वेश्चन भी ऐसे ना हो कि आप बार बार रिपीट पूछ रहे हो, या जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसमें आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, अननेसेसरीली रिपीट कर रहे हो, ऐसा ना हो। शब्द आडंबर पूर्ण प्रश्न भी ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि प्रश्न में शब्द ही शब्द, अजीबोगरीब शब्द, बहुत सारे शब्द ही शब्द। बिल्कुल सिंपल सी रचना होनी चाहिए कि बिल्कुल आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और बच्चे को समझ में आ गया। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? इजीली समझ में आ गया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ऐसा ना बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने बना लिया है, वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं या बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ध्वनि माध्यम होनी चाहिए, जब आप पूछ रहे हो क्वेश्चन तो आपकी जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत स्लो ना बहुत हाई। स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा ना हो बिल्कुल स्लो आप स्पीड में बोल रहे हैं कि बच्चे बोर हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि बहुत तेज फास्ट आपने क्वेश्चन पूछ दिया और बच्चों को समझ में भी ना आए कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। क्लियर हो गया सभी के? यस मैम। ये उत्खनन प्रश्न आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, तो ये आपको नहीं करना है। श्यामपट्ट कौशल पर चलते हैं। श्यामपट्ट कौशल मतलब कि ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड को कब कहाँ किस तरीके से यूज करना चाहिए उसकी स्किल ही हमारी श्यामपट्ट कौशल या ब्लैक बोर्ड स्किल कहलाती है। आवश्यक सामग्री क्या होती है? चौक, डस्टर, पॉइंटर, ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे के स्टेंसिल। बोर्ड का आकार किस तरीके का कितना होना चाहिए? एवरेज आकार। सबसे जो छोटा बोर्ड होता है वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, 2.5-3 फुट 3.5 फुट का जरूर होना चाहिए फीट। और सबसे बड़ा बोर्ड जो होता है वो 8x5 का होता है, और नॉर्मल नॉर्मल जो साइज होता है बोर्ड का वो 4x6 या 6x4 का माना जाता है। एक नॉर्मल एवरेज साइज यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो आपके बोर्ड होते हैं कई तरह के होते हैं, एक तो दीवार पर जुड़े हुए, मतलब दीवार पर फिक्स होते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। एक होते हैं स्टैंड पर कसे हुए, एक स्टैंड खड़ा हुआ होता है, स्टैंड पर बोर्ड पूरी तरीके से कसा हुआ होता है। ठीक है, एक छोटी लकड़ी के पोर्टेबल भी होते हैं कि आप उनको पोर्टेबल मतलब कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में इधर से उधर आप आराम से उसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। और फोर्थ आते हैं लपेटने वाले रोलर बोर्ड, जो आपको टीचिंग किट में मिलते हैं। आप जब टीचिंग करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उस समय टीचिंग किट में आपको रोलर बोर्ड ही मिलते हैं। वो बैनर की तरह पूरा का पूरा रोल हो जाता है बोर्ड, वो चीज। कंपोनेंट क्या होते हैं कि जो भी आप लिखे वो बिल्कुल स्पष्ट क्लियरली चमकना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, अक्षर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, शब्दों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। 2 वर्ड हैं ये आपके, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 शब्द में तो बहुत ज्यादा दूरी छोड़ दी और बाद के 2 शब्दों में बहुत कम। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। आप जो भी बोर्ड पर लिख रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर लें, जो अनावश्यक बात है उनको रफ कर दें। आप बोर्ड का जब यूज करते हैं तो बीच बीच में बच्चों को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने पड़ते हैं, कुछ डायग्राम वगैरह बनाने होते हैं जो कि रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हाँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने होते हैं, तो बाद में उनको मिटा दें जो आपके जरूरत के नहीं है या जो एक्स्ट्रा आपने बनाए हैं। रंगीन चौक का इस्तेमाल करें, मेनली जब कोई डायग्राम वगैरह बना रहे हो आप। श्यामपट्ट कार्य में समस्त पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, मतलब
एंड में अगर ऐसा होना चाहिए कि पूरी क्लास में आपने जो पढ़ाया वो आपके बोर्ड पर शो होना चाहिए कि हाँ आज आपने पूरा का पूरा बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ाया हुआ है। कक्षा समाप्ति पर श्याम पर साफ कर देना चाहिए। जब आप क्लास पूर्ण हो जाए, आपकी टीचिंग पूर्ण हो जाए, लास्ट में बोर्ड को क्लीन करके ही टीचर को निकलना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो ये कि जब कोई दूसरा टीचर आपके क्लास में आए तो उनको बोर्ड बिल्कुल क्लीन मिलना चाहिए। आपने कोई बोर्ड बिल्कुल गंदा करा है या भरा है तो वो दूसरे टीचर को साफ ना करना पड़े, आप अपने जो यूज किया है उस यूज किए हुए बोर्ड को खुद ही क्लीन करें। ये एक तरीका होता है। दूसरी चीज ये कि आपने क्या लिखा है, सही लिखा गलत लिखा, वो कहीं और बार बार ना जाए, तो वो भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमेशा क्लीन कर देना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. लास्ट में आती है आपकी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। इसके बारे में कौन क्या जानता है बताइए। इसमें मैम क्या होता है कि ये कॉलेज में ही होती है और स्कूल में जैसे टीचर्स के सामने ही होती है। टीचर्स अपना टॉपिक कोई भी टॉपिक दे देते हैं और उस पे बच्चों को अपने आप ही प्रिपेयर करके वो टीचर्स के सामने जो क्लासरूम होता है वो उसको उस पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक सेकंड, शिक्षण कार्य के समय छात्रों को ध्यान रखना। मैम एक्सटेम्पोर कह रहे हो आप? नहीं, एक्सटेम्पोर नहीं कह रही मैं, व्यवहार में जानबूझकर किए गए प्रदर्शन मैम मतलब विद एक्सप्रेशन शायद टीचर्स सही। पढ़ाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही प्रतिकर जी, आपने सही बताया। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से जो स्टिमुलस होती है ये वो टीचिंग है। स्टिमुलस एक सिमुलेटेड होता है, मैं सिमुलेटेड के बारे में बता रही थी। नहीं सिमुलेटेड नहीं, ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस जो हम बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करवाते हैं कि बच्चे का रिएक्शन और रिस्पॉन्स और दूसरे की बॉडी लैंग्वेज टीचर जो वो बच्चे जो करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, दो वर्ड आपके आ रहे हैं, उद्दीपन और परिवर्तन कौशल। स्टिमुलस रेस्पॉन्स या स्टिमुलस वेरिएशन, रेस्पॉन्स नहीं एक्चुअली, स्टिमुलस वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब तो है चेंज लाना, परिवर्तन लाना। अब हमारे सामने वर्ड है स्टिमुलस, स्टिमुलस होता है उद्दीपक। देखिए आप कोई एक व्यवहार करते हैं, ठीक है, उससे उसके रिएक्शन में या उसके रिस्पॉन्स में बच्चे कुछ बिहेव कर रहे हैं, तो आपने जो बिहेवियर किया, आपके बिहेवियर एक तरीके का उद्दीपक हुआ, एक तरीके का स्टिमुलस हुआ। वो स्टिमुलस मिलते ही बच्चे उस पर रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जैसे आपने साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, आपका जो साइकोलॉजी में अभी थ्योरी आने वाली है थॉर्नडाइक की थ्योरी, तो उसमें आप यही पढ़ेंगे स्टिमुलस रेस्पॉन्स। उसमें क्या होता है कि थॉर्नडाइक जो होता है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और बिल्ली के सामने, एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, भूखी बिल्ली को 2 से 3 दिन तक, उसके सामने भोजन रख दिया। अब सिंपल सी बात है, जब भोजन किसी भूखे जानवर के आगे आप भोजन रखोगे तो वो तो उसकी तरफ लपके गए उसको पाने की कोशिश करेगा। तो जो भोजन था वो एक तरीके का स्टिमुलस था, एक तरीके का उद्दीपक था, जिसके रेस्पॉन्स में बिल्ली जो है उसको पाने की कोशिश कर रही थी। तो स्टिमुलस उद्दीपक क्या हुआ, जिसको देखकर कोई भी बच्चा व्यक्ति अपना रेस्पॉन्स दे, वो एक तरीके का उद्दीपक है। या हम कह सकते हैं ट्रिगर, ट्रिगर से हम इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरीके का ट्रिगर है जो किसी भी व्यक्ति के रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर दे, किसी भी व्यक्ति को ट्रिगर कर दे रेस्पॉन्स करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, उसमें चेंज लाने चाहिए। एक टीचर है जो आए, अपने डाइस पर खड़े हुए और पूरी बात को बोल दिया रोबोट की तरह, मतलब रोबोट की तरह सीधा सीधा बोल दिया, तो क्या उनके पढ़ाई में, क्या उनके टीचिंग में मजा आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन एक टीचर ने मैम जो वो बोलेंगे तो उनको भी बॉडी लैंग्वेज में बोलना होगा वो चीज। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप बॉडी लैंग्वेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, आप अपने जेस्चर्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। हाँ जी, इसमें एक्टिविटी दिखाना नहीं एक्टिविटी नहीं दिखाना है, तो देना जिस क्वेश्चन के हिसाब से। नहीं एक्टिविटी नहीं दिखाना। देखिए मेरी बात को समझिए आप पहले। इसमें क्या होता है, मेनली आप अपने जेस्चर्स को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक जगह जाकर बैठ गए, आप अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए और वहीं से आप सब कुछ आ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बीच बीच में आपको अपना बिहेवियर, आपको अपने जेस्चर जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। कैसे? मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, माइक ऑफ कर लीजिए सभी। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं आगे बैठकर,
बीच में आप जो है एक तो अपने जेस्चर्स को, अपने एक्सप्रेशंस को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हाथों का जेस्चर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, बीच में आप चेयर पर बैठे हैं, बीच में उठकर आप पीछे तक राउंड लगाए हैं क्लास में, ताकि पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी पता चल जाए कि वो किसी और दूसरे काम में ना लगे। ठीक है, आपने अपने जेस्चर्स में चेंज कर लिया। आप अभी बैठे थे, अभी खड़े हो गए, अभी आप आगे थे, फिर थोड़ी देर में आप पीछे हो गए। तो उससे क्या रहता है कि आपके जेस्चर्स में आपका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, तो बच्चे भी क्या है उसी रेस्पॉन्स में पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। अगर आप क्लास में एक तरफ बैठे हुए हैं आगे, तो जो पीछे के बच्चे होंगे, जो लास्ट बेंचर होंगे, वो अपने किसी दूसरे काम में लगे रहेंगे, क्योंकि उनको आपका बिहेवियर पता है कि आप एक बार आके आगे बैठ गए तो मतलब बैठ गए, आप पीछे नहीं घूमते। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एग्जाम्स का। जब एग्जाम टाइमिंग होती है, दो तरह के टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं। एक तो वो जो आकर अपनी चेयर पर बैठ गए और बस वहीं से ही ध्यान रख रहे हैं, तो क्या होता है पीछे वाले बच्चे जो होते हैं पूरी चीटिंग करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरे टीचर्स होते हैं जो पूरी क्लास में घूमते रहते हैं, तो उस सिचुएशंस में चीटिंग करना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बच्चे चीटिंग नहीं कर पाते। तो वही चीज यहाँ पर है, टीचिंग में अपने बिहेवियर को चेंज करते रहे, जेस्चर्स को चेंज जो है करते रहे। कभी थोड़ा सा घूम कर पढ़ा लिया, कभी इधर से उधर हो गए। ठीक है, तो वो चीजें आपकी सारी जो है इसमें आ जाती है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। देखिए लिखा हुआ है कि मूर्ति की तरह एक तरफ ना रहकर बल्कि पूरी क्लास में घूमे, पूरी क्लास पर फोकस रखे, ध्यान दे। ठीक है, कभी पीछे तक राउंड लगा कर आ जाना, फिर बोर्ड पर आ जाना। मेनली क्या होता है इसमें भाव मुद्राएं, यानी कि अपने जेस्चर्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे मुख भाव होते हैं, जो फेस एक्सपीरियंस, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। बीच मैम बीच हमें में अपना पैटर्न पढ़ाने का बार बार चेंज कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रेगुलर वही पैटर्न देना चाहिए। पैटर्न चेंज करते रहना चाहिए, बिल्कुल सही आपने कहा। भाव केंद्रीकरण, बीच बीच में जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, ध्यान किधर है, इधर देखो, शांत रहो, इस तरीके के वर्ड्स का भी बीच बीच में यूज करते रहे, ताकि सभी बच्चों का जो ध्यान है अगर बाई चांस 1% इधर उधर भटके तो आपकी तरफ आते रहे। बीच बीच में पॉज भी ले, और भाषण का जो स्तर है, जो आपकी स्पीच का लेवल है, एक्सप्लेनेशन का लेवल है, वो भी चेंज करते रहना चाहिए। टीचर स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन होना चाहिए, अंतःक्रिया होना चाहिए। बीच बीच में स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पुट अप करते रहें, ताकि बच्चे जो है पूरी तरीके से एक्टिव रहें। तो ये आपकी जो है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, या उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। क्लियर हुई सभी को? यस मैम। तो यहाँ पर जो है ये आपकी माइक्रो टीचिंग और सारी स्किल एक ही दिन में पूरी हो गई। किसी भी मेंबर को कोई डाउट? अब आई थिंक आपको माइक्रो लेसन प्लान क्लियर हो गए होंगे कि माइक्रो लेसन प्लान क्या होते हैं। इन्हीं 6 स्किल पर आपके अलग अलग प्लान बनते हैं, वो आपके माइक्रो लेसन प्लान हो गए। दोनों सब्जेक्ट्स पर आपको बनाने होते हैं, तो टोटल 12 हो गए। 6 ये स्किल हो गई एक सब्जेक्ट की, और 6 दूसरे सब्जेक्ट की स्किल हो गई।